क्या साल 2026 में बदल जाएगा इंडिया गठबंधन? क्या इंडिया गठबंधन का पूरा प्रारूप आने वाले इस एक साल में या फिर ये कह लें कि 6-8 महीने में बदल सकता है? वो कौन से नए चेहरे हैं जो जुड़ सकते हैं और वो कौन से चेहरे हैं जो छूट सकते हैं? दोस्तों, महाराष्ट्र में गजब का खेल हो रहा है। वैसे हो तो ये खेल स्थानीय चुनाव के लिए हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज राष्ट्रीय राजनीति तक सुनाई देगी। क्या वाकई में शरद पवार और अजित पवार फिर से एक हो सकते हैं? दोनों की पार्टियां एक हो सकती है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाने वाले हैं? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि साल 2026 में इंडिया गठबंधन की एकता क्या वाकई में अधर में लटकी हुई है, खतरे में है। दोस्तों, आप जानते हैं महाराष्ट्र में इस वक्त लोकल चुनाव है। दोस्तों, 15 जनवरी को राज्य के 29 नगर निगमों में मतदान होने वाले हैं और इन नगर निगम चुनाव को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जिसका नगर निगम में कब्जा हो गया, आप मान के चलिए ये एक तरह से ज़मीन की लड़ाई होती है, संगठन उसका उतना मजबूत माना जाता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा दिलचस्प गठबंधन हो गया है, चाचा और भतीजे का गठबंधन। दोस्तों, अजित पवार और शरद पवार की पार्टी का गठबंधन हो गया है, खास तौर पर एक चुनावी क्षेत्र के लिए। दोस्तों, सीट बंटवारे पर बाकायदा चर्चा भी हो गई है। चुनावी तालमेल पिपरी चिंचवाड़ क्षेत्र के स्थानीय राजनीति की दिशा को तय करने के लिए दिया जा रहा है। मतलब फिलहाल ये इसी के लिए हुआ है, लेकिन इसके मायने बहुत लंबे निकाले जा रहे हैं तब जब शरद पवार की बेटी अचानक से गौतम अडानी की खूब तारीफें कर रही हैं और गौतम अडानी शरद पवार के बता रहे हैं कि वो उनके मतलब गुरु रहे हैं, उनको उनके मेंटोर रहे हैं। क्या वाकई में शरद पवार इंडिया गठबंधन का नाता तोड़कर, उनसे नाता तोड़कर एनडीए में शामिल होने वाले हैं? और स्थानीय चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है जो कि राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को प्रभावित कर सकती है? और उद्धव ठाकरे का क्या एंगल है इसमें? क्या उद्धव ठाकरे भी एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं? देखिए, हुआ क्या दोस्तों कि ये चुनाव है, इस चुनाव के लिए बीजेपी ने शिवसेना मतलब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ तो गठबंधन कर लिया, लेकिन अजित पवार को छोड़ दिया। अजित पवार इसीलिए अपने स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने चाचा से गठबंधन कर लिया। लेकिन दिलचस्प ये है दोस्तों कि अब दोनों ही पार्टियों के, अजित पवार की पार्टी और शरद पवार की पार्टी के जो कैडर तो एक ही है बेसिकली, तो वो भी इस बात को लेकर बड़ा एक पॉजिटिव ले रहा है इसको कि चलिए कम से कम ब्रिज की आधा रास्ता जो है वो पार हो गया है, आधा भी बहुत जल्द पार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, शरद पवार की एक अंदाज रहा है पॉलिटिक्स का, वो सेक्युलरिज्म की सो कॉल्ड पॉलिटिक्स करते रहे। हालांकि उसमें उन्होंने कई बार समझौते किए नहीं किए, उस पर पूर्व में हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब शरद पवार इस उम्र में आकर, इस मुहाने में आकर एनडीए का हिस्सा बने, तब जब उनके सामने उनकी बनाई हुई पार्टी तोड़कर, उनसे छीन कर उनके भतीजे को दे दी गई। ये उनके लिए मतलब खून का घूंट पीने जैसा है। लेकिन शरद पवार के पास करने के लिए राजनीति में अभी बहुत वक्त बचा है, नहीं बचा है, लेकिन उनकी बेटी के पास बहुत बचा है। दोस्तों, सुप्रिया सुले संसद में अगर आप उनको बोलते हुए देखें तो सरकार की आलोचना करती है, सरकार की योजनाओं की आलोचना करती है, सरकार द्वारा लाए गए बिलों के प्रावधानों पर आलोचना करती हैं, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट मोदी पर अटैक नहीं करती हैं। अभी रिसेंटली शरद पवार की एक कार्यक्रम में गौतम अडानी आए, सुप्रिया सुले उसमें गौतम अडानी की तारीफ करने लगी, उनको अपना बड़ा भाई बताने लगी और बताने लगी कि हमारे संबंध 30 साल पुराने हैं, पारिवारिक संबंध हैं और गौतम अडानी तो मुझे डांट भी सकते हैं। मतलब इतना भाई बहन का रिश्ता बताया अपना गौतम अडानी के साथ। और शरद पवार दोस्तों गौतम अडानी को लेकर बहुत ही मुखर रहे। मतलब गौतम अडानी पर जब राहुल गांधी बहुत तगड़े अटैक करते थे तो भी शरद पवार गौतम अडानी का सपोर्ट करते थे। माना यह जा रहा है कि गौतम अडानी एक कड़ी है, एक थ्रेट है जो एनडीए और शरद पवार के बीच की कड़ी के तौर पर बन रहे हैं। आज नहीं तो कल गौतम अडानी ने अगर ये बात इस पर जोर दिया, कहा कि भाई अब चाचा भतीजे को एक हो जाना चाहिए और एनडीए का हिस्सा बन जाना चाहिए, तो शायद शरद पवार के लिए ये करना इतना मतलब इस बात को टालना इतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बात अब शरद पवार की नहीं है, उनकी बेटी की है। अजित पवार के पास तो फिर भी पार्टी है, अजित पवार तो फिर भी संगठन के नेता हैं। सुप्रिया सुले को तो महाराष्ट्र में कोई बहुत बड़ी संगठन की नेता भी नहीं रही, वो उनके पिता बहुत बड़े नेता रहे वो, और राष्ट्रीय राजनीति में भी उनके पास एक सांसद ही हैं वो बस। तो हर लिहाज से शरद पवार चाहेंगे कि उनकी बेटी किसी भी तरह से उनकी जो उनका भविष्य है वो सिक्योर हो जाए। ऐसा माना जा रहा है कि संभावित केंद्रीय कैबिनेट में सुप्रिया सुले को जगह मिल सकती है अगर शरद पवार एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है। और दोस्तों, ये जो स्थानीय चुनाव है इसकी ट्रेलर आप इसमें देख सकते हैं। अब आप कहेंगे दोस्तों बीजेपी को शरद पवार की क्या जरूरत है? बीजेपी के पास अच्छी खासी संख्या बल है, वो जब चाहे जो बिल पास करवा लेती है।
दिक्कत यह है दोस्तों कि बीजेपी अब भी अल्पमत में है। बीजेपी के पास अब भी 240 ही सांसद हैं। माना जा रहा था कि बीजेपी कैसे भी तोड़फोड़ करके 1-1.5 साल में अपनी संख्या बढ़ा लेगी, लेकिन नहीं बढ़ा पाई। आज भी बीजेपी एनडीए सरकार चला रही है, बीजेपी सरकार नहीं चला रही है। और आज भी जो दो सबसे बड़े दल हैं वो टीडीपी हैं और नीतीश कुमार है। होता क्या है, जब आपके पास ज्यादा गठबंधन के सहयोगी होते हैं तो आपका किसी एक गठबंधन के सहयोगी पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। दोस्तों, शरद पवार के पास जो है वो 8 सांसद हैं। तो अगर 8 सांसदों वाली पार्टी केंद्र की मोदी सरकार को सपोर्ट कर देती है तो वो जो अभी मौजूदा एनडीए के सदस्य हैं उनके ऊपर एक, आप कह सकते हैं, उन पर एक दबाव बनाने की रणनीति, एक तरह की राजनीति होती है कि अगर आप चले भी जाते हैं तो हमारे पास 8 नए सांसद हैं। अब आ जाते हैं उद्धव ठाकरे की बात करने। तो क्या उद्धव ठाकरे भी करीब आ सकते हैं एनडीए के? इसकी चर्चाएं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में खूब है दोस्तों। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो गए और अब इस चुनाव में दोनों एक होकर लड़ने भी वाले हैं चुनाव दोस्तों। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए शरद पवार की तरह एनडीए का हिस्सा बनना इतना आसान नहीं है। क्यों दोस्तों? क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास फिलहाल कुछ भी नहीं है। उनकी पार्टी उनके पास नहीं है, उनका सिंबल उनके पास नहीं है, वो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, तो फिर जाहिर तौर पर उनके पास संसाधन भी नहीं है। एकनाथ शिंदे के पास पार्टी है, एकनाथ शिंदे के पास सिंबल है, एकनाथ शिंदे के पास विधायक हैं, एकनाथ शिंदे के पास सांसद हैं, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम हैं। और सीएम और डिप्टी सीएम रहते हुए एकनाथ शिंदे ने मतलब अपनी जो मैन पावर है, जो संगठन है, वो बहुत बढ़ा लिया है। और मतलब संसाधन भी बहुत ज़्यादा है उनके पास, बहुत पैसा खर्च करते हैं वो चुनाव में। मतलब आप बीजेपी की तरह चुनाव लड़ते हैं, वो इतना खर्चीला चुनाव वो लड़ सकते हैं, वो उद्धव ठाकरे नहीं लड़ सकते। लेकिन दिलचस्प ये दोस्तों कि उद्धव ठाकरे के पास 9 सांसद है। तो अगर एनडीए को उद्धव ठाकरे के 9 सांसद चाहिए या उद्धव ठाकरे का साथ चाहिए, बीजेपी को चाहिए कि वो उद्धव ठाकरे आखिरकार फिर से एनडीए का हिस्सा बन जाए, तो उद्धव ठाकरे की एक शर्त होगी कि आप एकनाथ शिंदे को साइड कीजिए, क्योंकि एक बयान में 2 तलवारें नहीं टिक सकती ना। और मेरी पार्टी मुझे वापस मिले, ये एक इंपॉर्टेंट बात है ना। और दूसरा, पार्टी मिल जाना और सिंबल मिल जाना अब इतना आसान भी नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, कभी भी कोई भी फैसला आ सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इन पिछले, जब से पार्टी छीनी गई उद्धव ठाकरे से और एकनाथ शिंदे ने पार्टी अपने कब्जे में ली, एकनाथ शिंदे ने पार्टी में अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है। उद्धव ठाकरे को पार्टी दे देना और सिंबल दे देना, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा सिस्टम उनके हाथ में चला जाएगा। ये इतना आसान नहीं है। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भले ही एक हो गए हों ठाकरे ब्रांड मजबूत करने के लिए, लेकिन उद्धव ठाकरे का एनडीए का हिस्सा बनना अभी इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन शरद पवार का एनडीए का हिस्सा बनना आज नहीं तो कल वाली बात है। आज या तो 6 महीने बाद या 1 साल बाद। हाँ, इसमें कहा जा सकता है कि इससे इंडिया गठबंधन न केवल संसद में बल्कि परसेप्शन के लिहाज से भी कमज़ोर होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये दूसरी पार्टी होगी जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन से अलग हो गई। देखिए, ममता बनर्जी तो कभी भी कांग्रेस पार्टी से एक्टिवली कांग्रेस पार्टी से राज्य में चुनाव नहीं लड़ती। राज्य में कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में राइवल्स हैं, लेकिन चुनाव से पहले सब साथ आए थे। लेकिन ऑफिशियली आम आदमी पार्टी अलग हो गई चुनाव के बाद, इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी अलग हो गई और अब शरद पवार भी अलग होते हैं। तो ये परसेप्शन के लिहाज से, एक सेंटिमेंट के लिहाज से, और सांसद भी कम होंगे इंडिया गठबंधन के, इस लिहाज से एक चोट तो, गहरी चोट तो इंडिया गठबंधन को पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। लेकिन दोस्तों, राजनीति का यही उसूल है, हर आदमी सत्ता के करीब रहना चाहता है। लंबे वक्त अगर आप विपक्ष की राजनीति करेंगे तो या तो आप खत्म हो जाएंगे या फिर आपको खत्म कर दिया जाएगा। और मौजूदा दौर की राजनीति में तो ये बात बहुत ही आप इजीली बोल सकते हैं। तो भले ही महाराष्ट्र में लोकल चुनाव हो रहे हों, लेकिन इसकी गूंज और उसके संकेत लंबे वक्त तक, दूर तक, दिल्ली तक सुनाई देंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।